नमस्कार दर्शकों, इस समय हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हैं और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जीव जंतुओं की भरमार है। बहुत सारे यहाँ पर जीव जंतु स्वतः ही घूमते हैं, विचरण करते हैं और एक आज़ादी भरा जीवन जीते हैं। लेकिन जब ये बीमार पड़ जाते हैं या इनमें कोई संक्रमण हो जाता है तो इनका ट्रीटमेंट किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, इसको लेकर के हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जो कि पशु चिकित्सक हैं। आइए इनसे विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को ट्रीटमेंट दिया जाता है जब वो घायल हो जाते हैं। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। यही एक हमारा पहला आपसे सवाल। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा किस तरह से वन्य प्राणियों को उपचार किया जाता है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वन्य प्राणियों का जो उपचार की विधि है यहाँ पे जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पे जो है मतलब उपचार की ज़रूरत है कि नहीं जानवरों को। कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं हम प्रकृति के भरोसे छोड़ देते हैं कि जानवर स्वयं से बहुत सी चीज़ों का स्वयं उपचार करने में सक्षम है। तो जैसे टाइगर है हमारा, टाइगर अगर घायल होता है, अगर उसमें इस तरह के वुंड्स हैं जो अपने आप स्वयं वो अपने आप लिकिंग करके ठीक कर सकता है, तो ऐसे टाइगर का हम उपचार नहीं करते हैं पहली बार। अगर फिर दूसरा स्टेज ये देखा जाता है क्या इस तरह का मतलब उसमें वुंड्स हैं जो स्वयं उसकी लिकिंग नहीं कर पा रहा है या स्वयं वो ठीक नहीं कर पाता है, तो ऐसे जो है हम टाइगर के लिए क्या करते हैं, हमारे पास इमोबिलाइजिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं और पूरी हमारी एक स्क्वाड है, इस तरह की रेस्क्यू स्क्वाड है। तो पूरी जो है वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती है, स्थल पर ही उपचार करने की व्यवस्था बनाई जाती है। उसको निर्धारित दवाएं रहती है, प्रोटोकॉल्स रहते हैं। अगर मैगट्स फॉर्मेशन हो रहा है तो एंटी मैगट्स दवाई दी जाती हैं। अगर कोई सेप्टिसीमिया की स्थिति है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। फिर वो देखा जाता है क्या वो मतलब अपना भोजन स्वयं शिकार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वो स्वयं नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर हम सप्लीमेंट करते हैं उसका। सप्लीमेंट मतलब कोई प्रेवेश वगैरह वहाँ पे या डाइट वगैरह को वहाँ पे देते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो जंगल में बिल्कुल रहने के काबिल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे एनिमल को जो अपनी दवाओं के माध्यम से वहाँ से लिफ्ट करते हैं, मतलब उसका स्थान परिवर्तन करके अपने रेस्क्यू सेंटर में लेके आते हैं और वहाँ उसको जो जब तक वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता है या जब तक वो उस जंगल में रहने के लायक नहीं हो जाता, जब तक वहाँ रखते हैं और वो पूर्ण स्वास्थ्य होने के बाद फिर वहाँ से हमने जहाँ से उसको बैक टू वाइल्ड, जहाँ से हमने कैप्चर किया है उसी जगह पर लाके हम उसको छोड़ देते हैं। ये तो रहा टाइगर की बात। दूसरी हम जो है दूसरे वन्य जीवों की बात करते हैं, तो दूसरे वन्य जीवों के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो हमारे जो संक्रमण है जो बाहर से आ रहा है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है, जैसा कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास 150 करीब गांव हैं जहाँ पे लगभग 60 से 70 हज़ार कैटल पॉपुलेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिंग वैक्सीनेशन का जो काम किया जाता है। जैसे आपने कोरोना में देखा हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारी आसपास की कैटल हमारी जो है पूर्ण रूप से जो है ये इम्यूनाइज रहेगी तो संक्रमण बाहर से आने का अंदर चांसेस ही नहीं रहता। तो इसके लिए हम मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ। ईयरली मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहता है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली जाती है, वेटरनरी डिपार्टमेंट की मदद ली जाती है और मास में वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो इसमें हमारा पूरा जो बेल्ट बन जाता है और संक्रमण को हम जो है पार्क के बाहर ही रोक देते हैं। तो इस तरह से इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। तो इस तरह से हम जो अपने वन प्राणियों में संक्रामक रोग होते हैं उनकी हम जो सुरक्षा का एक बेल्ट घेरा तैयार करते हैं और जिससे हमारे जो है वन प्राणी जो है हर्बीवोर हैं वो काफ़ी हमारे जो है स्वस्थ रहते हैं। तीसरा, हम जो अगर इस तरह की कोई मॉडलिटी अंदर पार्क में होती है तो उसके पोस्टमार्टम्स करते हैं। तो पोस्टमार्टम करने के द्वारा हमें कॉज ऑफ डेथ पता करते हैं कि जो जानवर मर रहा है इसका कारण क्या है, नेचुरल कारण है क्या डिसीज है क्या पोचिंग है या दूसरे कुछ कारण है। अगर उसमें ऐसा कोई फैक्टर निकल के आता है, कोई डिसीज संक्रमण निकल के आता है, तो इसमें एक्सपर्ट्स की हम मदद लेते हैं और वो उनके प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि किस तरह से हम इस संक्रमण को रोकथाम करें, उसका हम पालन किया जाता है और इस तरह से हम अपने पार्क को जो है अपने वन्य प्राणियों को स्वस्थ रख पाते हैं। अब डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या वन्य जीवों में ट्रांसलोकेशन को लेकर की कोई योजना है या कितनी फ़ायदेमंद है ट्रांसलोकेशन? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि मध्य प्रदेश में जो ट्रांसलोकेशन जिसको हम एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं, जो एक्टिव मैनेजमेंट का काम जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 2011 से स्टार्ट हुआ है। 2011 से यहाँ पे सबसे पहले योजना बनाई गई थी कि यहाँ से जो बाइसन पॉपुलेशन है मतलब दूसरे पार्कों में भेजा जहाँ पे हिस्टोरिकल प्रेजेंस है इस पॉपुलेशन का। जैसे कान्हा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे बाइसन हुआ करते थे लेकिन विलुप्त हो गए किसी कारण से।
जैसे बारहसिंगा है, यहाँ पे स्पेसीज जो इंडिया में यही मिलता है कान्हा टाइगर रिजर्व में। लेकिन सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो है 1952 तक बारहसिंगा देखे गए। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे जो है यहाँ की प्रजातियाँ हैं जहाँ पे विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे हिस्टोरिकल प्रेजेंस है, उस जहाँ जो है हिस्टोरिकल हैबिटेट बचा हुआ है, तो इसमें IUCN की गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। तो कान्हा एक इनिशिएटिव इसमें एक्टिव मैनेजमेंट लिया। 2011 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। तो 2011 में हमने यहाँ पे इंडियन गौर पॉपुलेशन है लगभग 50 इंडियन गौर को यहाँ से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफलतापूर्वक यहाँ से विस्थापित किया गया, और लगभग वहाँ से 150 से 200 के करीब पॉपुलेशन वहाँ पहुँच चुकी है। तो एक स्पेसीज को हमने दूसरे पार्क में जहाँ पे वो लोकली एक्सटिंक्ट हो गए थे, उस पार्क में हमने विस्थापित करके उनका एक कंजर्वेशन वहाँ पे बढ़ाया। जहाँ तक दूसरी बारहसिंगा की बात आती है, जैसे अभी आपने सुना जो है पिछले हमारी डिप्टी डायरेक्टर मैडम ने बताया था कि 1966 में यहाँ पर लगभग जो है 60 के 70 के भी करीब पॉपुलेशन यहाँ पर रह गई थी बारहसिंगा की। अब लगभग आज की डेट में हमारे पास 900 के ऊपर बारहसिंगा यहाँ पे मौजूद हैं। तो 2015 में इसकी भी हमने एक योजना बनाई थी, क्यों ना इस पॉपुलेशन को हम जहाँ पे हिस्टोरिकल जहाँ का प्रेजेंस है, जहाँ पे ऐतिहासिक रूप से प्रेजेंट है पॉपुलेशन को, तो उसको हमने जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में एक जगह का चयन किया। वहाँ पे पूरा हैबिटेट सर्वे है, हैबिटेट सूटेबिलिटी टेस्ट है, ये कई तरह के उसमें पैरामीटर्स रहते हैं जिसका आपने अध्ययन किया और एक्सपर्ट्स ने माना कि ये जगह यहाँ के लिए सूटेबल है। तो उस यहाँ से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 66 करीब बारहसिंगा को वहाँ पे सक्सेसफुली हमने जो है ट्रांसलोकेशन किया गया। ये ट्रांसलोकेशन जो होती है बोमा टेक्निक से होती है। ये बोमा टेक्निक एक क्या होता है, जानवर को एक फनल शेप में बनाया जाता है, कम जो है फनल शेप में उसमें ड्राइव करके डायरेक्ट उसको हम जो बिना छुए, बिना उसको केमिकल इमोबिलाइजेशन किए, बिना किसी दवा के प्रयोग किए, डायरेक्टली हम उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में अपने जो है लोड कराया जाता है और सक्सेसफुली इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो दूसरा हमारा बारहसिंगा का भी हमने सफलता प्राप्त की है इस एक्टिव मैनेजमेंट। तीसरा स्पेसीज हमारा का जहाँ पे जो चीतल है, यहाँ पे इन हाउस जो स्पॉटेड डियर बोलते हैं, कि हमने पार्क में देखा है कि कहीं पे हमारे यहाँ पे डेंसिटी जो है स्पॉटेड डियर की बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब संख्या है ज़्यादा है, इनकी घनत्व ज़्यादा है, और बहुत सी जगह हमारे कम हैं। और यहाँ से कुछ लगातार विलेज रिलोकेशन का काम, गांव स्थापन का काम भी चल रहा है। तो हमने देखा कि जहाँ पे विलेज रिलोकेशन का काम चल रहा है, तो हमने वहाँ पे हैबिटेट डेवलप किया। हैबिटेट वहाँ के लिए आवास स्थल बनाए गए, पानी के सोर्स बनाए गए, उनके लिए ग्रासलैंड तैयार की गए। तो ग्रासलैंड जैसे हमारे टाइगर्स डिस्पर्स होते जा रहे हैं, कान्हा एक जननी है बाघ के लिए, है ना। यहाँ के टाइगर्स जो है आपके जो है अचानक मार टाइगर रिजर्व भी जाते हैं, यहाँ का टाइगर पेंच भी जाता है, यहाँ का महाराष्ट्र भी जाता है। तो हमारी टाइगर की जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें विस्तार की ज़रूरत है, उसके लिए हैबिटेट की ज़रूरत है, उसके लिए परिवेश की ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ से कुछ अपने स्थान चयनित किए गए जहाँ पर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है इसकी स्पॉटेड डियर की, उसको हमने जो विस्थापित किया लो डेंसिटी वाले एरिया में। तो वो एरिया में हमने स्थापित किया। तो जैसे परिवेश जाता है, हैबिटेट बड़ा अच्छा बनता जाता है, आपने प्रोटेक्शन दे दिया, तो नेचुरली जो है जो कार्निवोर स्पीसीज है वो भी वहाँ पे जो है इस तरह से वो वहाँ पे बढ़ोतरी होती है उसकी। तो ये कदम भी हमने यहाँ पे जो अपने पार्क में उठाए गए। दूसरे नेशनल पार्क ने भी इस तरह का हमसे सीख ली, वो भी इस तरह के काम एक्टिव मैनेजमेंट के ट्रांसलोकेशंस के कर रहे हैं। और यहाँ के जो टाइगर्स हैं विशेष तौर से दूसरे पार्कों में, जैसे नौरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे पहले टाइगर्स नहीं थे, वहाँ पे भी विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ के टाइगर्स वहाँ पे भी सफल रहे। दूसरे पार्कों में भी हमने जो देखा, संजय टाइगर रिजर्व है, यहाँ के टाइगर संजय टाइगर रिजर्व में भी भेजे गए, तो वहाँ पे भी हमारा मिशन सफल रहा। तो आगे भी इस तरह की योजना है कि जहाँ पे एनिमल्स जो है मतलब हैबिटेट बढ़िया बना हुआ है, परिवेश बढ़िया बना हुआ है, हम एनिमल्स को यहाँ से ट्रांसलोकेट करें और वहाँ का जो कंजर्वेशन वहाँ पर बढ़ाएँ सर। अब सवाल आता है कि क्या रिवाइल्डिंग कोई प्रोसेस भी है सर, और रिवाइल्डिंग की जाती है और इसके कितनी फ़ायदेमंद है? जी, रिवाइल्डिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है जानवर को बैक टू वाइल्ड करते हैं। मतलब जानवर को जो हम पहले क्या होता था, जैसे हमें ऑर्फन कब्स मिल जाते थे, माँ की डेथ हो गई किसी कारण से, नेचुरल या अननेचुरल जो भी कारण से डेथ होती थी, तो क्या होता था जब भी हमें छोटे बच्चे मिलते थे, 20 दिन के बच्चे मिल रहे हैं, 2 महीने के बच्चे मिल रहे हैं, 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के बच्चे इस तरह से मिलते थे, तो इनको एक बहुत हमारे लिए ईजी प्रोसेस था, इनको जू में हम भिजवा दिया जाए तो उनका पूरा जीवन उसी कालकोठरी जू के अंदर ही व्यतीत होता था। तो हमारे यहाँ 2005 में एक घटना हुई जिसमें एक टाइग्रेस की जो है डेथ हो गई और उसके 3 छोटे बच्चे जो है अनाथ हो गए। लगभग 20 से 22 महीने के बच्चे 20 से 22 दिन के बच्चे अनाथ हो गए। तो उस टाइम पे ये ख्याल आया क्यों उन बच्चों का लालन पोषण यहीं पे किया जाए और क्यों ना इनको हम बैक टू वाइल्ड, जहाँ से हमने जो लिया है उसी को हम वापसी की है, जू में न भेज के एक दूसरा इसका हम जो है एक समाधान इसका हमने जो तैयार किया है।
तो उस टाइम पे 2005 में कॉन्सेप्ट आया, 2007 में हमने इसके लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए गए। काफ़ी हमारे जो पूर्व डायरेक्टर रहे थे उनका इंटरेस्ट था इस चीज़ में, उन्होंने भी काफ़ी कंसल्ट्स किया जो है एक्सपर्ट्स में, क्या हम सफल हो पाएंगे कि नहीं इस अभियान में। तो 2007 में हमने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया और जो जैसा कि आपको विदित है, पन्ना में रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, 2009 से स्टार्ट हुआ था। 2009 से ये टाइगर रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ से उसी टाइगर के कब्स जो बच्चे बड़े होके हमारे यहाँ T4 और T5 के नाम के जो मदर थी यहाँ से खाना से वहाँ पे विस्थापित की गई। वहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली बच्चों को जन्म दिया और वहाँ की जो टाइगर की जो पॉपुलेशन बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई वो। तो इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली कि इस प्रयोग को हम सफल कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही हमें कब्स कहीं से मिलते हैं, दूसरे पार्कों से भी यहाँ पे कब्स आए, तो हमने उसको जो है एक प्रोसेस के तहत इनक्लोजर बनाया गया, वहाँ को नेचुरल सिस्टम बनाया गया, उनके प्रेडेशन की जो है व्यवस्था ऐसी रखी गई कि जैसे नेचर में वो शिकार करते हैं उसी तरह से वो शिकार करें। उनका आवास भी इस तरह से बनाया गया कि बिल्कुल वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इस तरह का रहे। ह्यूमन टचिंग कम से कम रखी गई कि उनको जो मानव के संसर्ग में रहने के आदी न हो पाएँ, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया। और इसी कड़ी में हमने उसमें से एक टाइग्रेस को जो है यहाँ के नेवरादही राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ सक्सेसफुली रिइंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ भी सफलता मिली, वहाँ पे भी उसने बच्चे दिए। और हमने एक मेल टाइगर को यहाँ से जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे भेजा गया, दूसरे सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया। तो हमारे जितने भी यहाँ पे रिवाइल्डिंग कब्स थे जो अपनी एक उम्र के जो है मतलब एडल्टहुड में जो जाके सफल हुए, इसी कड़ी में अभी हमारे पिछले सप्ताह ही 2 बच्चे और आए हुए हैं जो कि सिवनी ज़िले से 2 कब्स आए हुए लगभग 4 से 5 महीने की जिनकी उम्र है। उनको भी हम इसी प्रोसेस में डाल के आगे जहाँ पे ज़रूरत पड़े नेशनल पार्क में या नेशनल पार्क के बाहर या सेंचुरी है जहाँ पे टाइगर के कम घनत्व या लो डेंसिटी वाला एरिया है, वहाँ पे हम सक्सेसफुली इनको रिवाइल्डिंग के लिए भेजेंगे और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से रिवाइल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जा रहा है, कि विस्थापन विधि के माध्यम से भी जो है अलग अलग राष्ट्रीय पार्कों में एक दूसरे जानवरों को भेजा जा रहा है। सर, कई बार ऐसी स्थिति भी आई है कि कोई जो है तेंदुआ जो है एकदम से नरभक्षी हो गया हो और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या कदम उठाने पड़े? देखो, इस तरह की घटना होती है। जैसे मैं एक घटना का आपको स्मरण करा रहा हूँ। हमारे पार्क के बाहर के बफर एरिया में खासतौर से इस तरह से देखा जाता है कि तेंदुए जो हैं दूसरे, जैसे छत्तीसगढ़ वालों की एक घटना मैं बता रहा हूँ, कुछ उनके यहाँ पे मैन ईटर की घटना हुई थी। एक तेंदुए ने जो है किसी 1-2 बच्चों को मार दिया। उनका पहले प्रोसेस क्या रहता था, उन्होंने क्या किया, चलो भाई इस तरह की उनको घटना हुई, 1-2 में ज़्यादा सीरियस रहते नहीं थे। उन्होंने जो हमारे जो मतलब जहाँ बॉर्डर लगता है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे लाके तेंदुए को छोड़ दिया। उसके बाद उस तेंदुए का थोड़ा मूवमेंट आगे हुआ, बिछिया साइड हुआ जो है, तो उसने वहाँ पे भी वही किलिंग की मतलब घटनाएं होने लगी। तो हमने जो है इसको कैप्चर किया। तेंदुए को पकड़ना बहुत आसान रहता है, ट्रैप केज लगाते हैं जिसमें हम उसके लिए बेट लगा देते हैं। तो उस लालच में जो है उसमें फंस जाता है वो। हमने वो फिर आइडेंटिफाई किया, उसके हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, सब लिए, और हमने उसको अंततः उसको जू में भेज दिया। तो इस तरह का जानवर जहाँ की लगातार हिस्ट्री ऐसी मिल रही है, ह्यूमन किलिंग हो रही है, उसके आदतें स्वभाव में गड़बड़ हो गई है, परिवर्तन हो गया है, जो मानव से मतलब उसका जो है भय खुल गया है, तो ऐसा जानवर जहाँ पे इस तरह की आदतें मिलती हैं तो उसके लिए जू या कैप्टिविटी कंडीशन ही बेस्ट है, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ से कोई अपना रिस्क नहीं ले सकते। तो इस तरह की घटना हुई है हमारे यहाँ पे, बफर जोन में हुई है, पार्क में नहीं हुई। पार्क में एक घटना मुझे स्मरण आती है कि हमारा एक मुन्ना फेमस टाइगर था, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया था, यहाँ पे लगभग 16-17 साल की उसकी आयु हो गई थी। उसको शिकार करने में दिक्कतें होती थी काफ़ी, जो दांत काफ़ी घिस गए थे उसके। वो बाहर गया, बफर जोन में गया। एक्चुअली क्या होता है, जो टाइगर्स का भी मूवमेंट जब ये शिकस्त पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ईजी प्रे पकड़ते हैं। जो है ईजी प्रे के चक्कर में कैटल्स इनके लिए बहुत ईजी प्रे है, तो कैटल्स मारना बहुत आसान होता है, तो बाहर चले जाते हैं जहाँ पे हमारे कैटल बहुत संख्या में उपस्थित रहते हैं। तो इसने मैंने भी एक जो है वहाँ पे ऐसी घटना हुई कि किसी बच्ची को, महिला को मार दिया है। तो हमने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया और उसमें आइडेंटिफाई किया कि इसी ने ये किया है, इसके पूरे एविडेंसेस भी वहाँ पे मिले। तो हमने तुरंत इसको जो बन विहार हमारा जो कैप्टिव कंडीशन का एक स्थान है वहाँ पे हमने आके छोड़ दिया।
तो इस तरह की हमें आसपास कोई घटना नज़र आती है जहाँ पे हमें पूरी तरह से साक्ष्य मिलते हैं कि जानवर द्वारा ये घटना घटित की गई है, तो हम ऐसे जानवरों को कैप्टिव कंडीशन में भेज के वहाँ पे तुरंत जो मानव और ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि मानव के जी उसके उसमें मानवीय आसपास जो लड़ रहे हैं उसमें आक्रोश की उत्पन्न हो, उसमें जो वन विभाग के प्रति जो है एक जो है मतलब आक्रोश उत्पन्न हो, उस आक्रोश को इस तरह से शांत किया जाता है। अब डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या रेस्क्यू स्कीम भी कोई है और रेस्क्यू स्कीम किस तरह से फ़ायदेमंद है वन्य प्राणियों के लिए? जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा जो है ध्येय ये है कि हमारे जो आसपास जो लोग रहें वो भी सुरक्षित रहें। हमें अपने वन प्राणी को भी स्वस्थ रखना है और हमारे जो आसपास जो वनवासी लोग हैं और जो आसपास के जो ग्राम में जो बासिंदे लोग हैं वो भी हमारे वन प्राणियों से उनको हानि ना हो। अगर इस तरह की हमारे वन प्राणी जैसे बाहर जाता है, कहीं कुएं में गिर जाता है या कुछ ऐसी जगह ट्रैप में फंस जाता है या किसी फंदे में फंस जाता है या फिर वो अपने आप को स्वयं घायल करके गांव में ऐसी स्थिति में पा जाता है कि दूसरों गांव वालों को भी घायल करने का मतलब हानि पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होता है, हमारे एक SOP है, मतलब तो रिस्पॉन्स टाइम, हमारे पास रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है। वो तुरंत तत्काल मौके पर जाके सबसे पहले हमारा ध्येय ये रहता है किस तरह हम वन प्राणियों को वहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट है, वहाँ भीड़ है, जिस तरह से भीड़ नियंत्रण करना है, लोकल वहाँ पे पुलिस की मदद लेना है, लोकल वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद लेना है और किस तरह से हमें वन प्राणी को सुरक्षित अपने पास लेके जाना है और ह्यूमन लाइफ को भी बचाना है, कि दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोनों अगर हम वन प्राणी को वहाँ छोड़ देते हैं तो फिर वो वहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएं करेगा, घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। तो हमारे में इस तरह से हमारे पास मेथड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे पूरा एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं, हमारे पास जो केमिकल कैप्चर मेथड्स की पूरी ड्रग्स हैं, दवा हैं, गन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फिजिकल कैप्चर मेथड जो रहते हैं हमारे पास ट्रैप्स हैं, नेट्स हैं और स्टाफ भी है हमारे पास। और पूरा उसका एक पूरा हमने एक तंत्र विकसित किया गया है कि एनिमल्स को अगर बाहर से लेके आते हैं तो हमारे पास उसके रखने की व्यवस्था क्या है। हमने एक रेस्क्यू सेंटर्स भी बनाए हैं उसके लिए कि एनिमल्स को हम यहाँ पर रखें, उसके व्यवहार का अध्ययन करें, कोई डिसीज वाला पैटर्न तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, उसको ट्रीट करें। अगर वो बैक टू वाइल्ड के लिए है, अगर वो उसको जंगल में उसकी वापसी हो सकती है तो उस पर हम जो है विचार करें, अगर नहीं भी वापस होती है तो हम उसको कैप्टिव कंडीशन में भेजें। तो इसके लिए हम सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं, गांव वालों से चर्चा करते हैं, गांव वालों का मत लेते हैं, वो क्या कहते हैं। गांव वाले एक्चुअली क्या टॉलरेंस जो है ना, आजकल वन प्राणी हमारा बाहर जाता है तो गांव वालों की इच्छा है सर इसको ले जाइए यहाँ पे। जैसे मैं कई बार जाता हूँ, भालू बाहर आ गया, गाँव में आ जाता है, अभी बीच में जो है दूसरे जगह भी जाना पड़ता है। कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम है हमारी जो है एक कान्हा से ही मतलब संबंधित नहीं है, इसका विस्तार क्षेत्र अलग है कि कान्हा के अलावा बालाघाट है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, सिवनी है, ये जहाँ क्षेत्रों से हमें सूचना मिलती है तो उस क्षेत्र में हम जाते हैं और वहाँ पे मानव प्राणी जो है, मानव और जो है वन प्राणी का जो द्वंद्व की स्थिति है उसका हम जो है वहाँ पे उसको सोल्यूशन करने की जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहाँ। तो दर्शकों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देश विदेश से लोग आते हैं, भारत के अलग अलग दूर दराज से गाँव से शहरों से लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं जीव जंतुओं को और इसकी वन संपदा को देखने के लिए। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे क्या संदेश सैलानियों को देना चाहेंगे कि वन प्राणी और वन संपदा सुरक्षित रहे और सैलानी भी सुरक्षा का भाव महसूस कर सकें। जी ये बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर करके जब जंगल में जाता हूँ तो जहाँ पर जैसे टाइगर साइटिंग होती है तो लोग अपना जो है एक अनुशासन भूल जाते हैं। वहाँ पे जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हक है जानवर को वहाँ पे पास होने दें। वो जिस रास्ते से जा रहा है, टाइगर जा रहा है या कप्स जा रहे हैं या उसके बच्चे जा रहे हैं या बाइसन जा रहा है, उसका एक आनंद लें, उसके नज़दीक जो है जाने की कोशिश न करें। आजकल सबके पास मोबाइल रहता है, सबके पास कैमरा रहता है, हर एक आदमी सेल्फी के चक्कर में रहता है कि सेल्फी लेके हम सबसे पहले टाइगर के बगल में हमारी फ़ोटो हो जाता है। तो इसी तरह से कई जो है मतलब इस तरह की अनहोनी या दुर्घटनाएं होने की शंका होती हैं। तो मेरा यही संदेश है कि जाएं अपना और जानवरों से एक निश्चित मतलब दूरी बना के रखें और उनको सम्मान दें और उनको जो है पहले जाने का रास्ता दें। वो पहले निकलने दें। हाँ निकलने दें, उनके जाने का एंजॉय करें। हाँ, एंजॉय करें उस चीज़ का, एंजॉय करें। हाँ और उनको दूरबीन जैसे आपके पास बाइनोकुलर्स रहते हैं, बाइनोकुलर से ही उनका आनंद लें।
और जो हमारा गाइड रहता है, कई बार क्या होता है गाइड बहुत ही मतलब जो उसको सप्रेस कर देते हैं। हाँ, हाँ। गाइड जो बोलता है कि उसको मालूम है, गाइड को बहुत सी चीज़ें मालूम रहती हैं कि आप ये ना करें वो ना करें। तो हाँ, तो गाइड के जो है उसमें रहें, गाइड के उसमें रहें, बंधन में रहें, गाइड के डायरेक्शन में, गाइड के डायरेक्शन में वही रहें। है। हाँ, उसका उसी को अधिकार है वहाँ पे, जो कि हर जगह मैनेजमेंट का आदमी नहीं देख पाता जी, आपको। तो वही है कि, और दूसरा जो है जो लिटर्स है जो फेंकते हैं कि कई बहुत सी चीज़ रहते हैं कि पेप्सी की बोतल फेंक दी, पानी की बोतल फेंक दी, गुटखा के पाउच फेंक दिए। तो ये जंगल जो है भैया उसके लिए नहीं है, जो है ना, ये जानवरों के लिए। तो पोस्टमार्टम हमें करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फिर अंदर निकलती हैं उसमें चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है और दूसरा इनके साथ जो है कुछ, जैसे मैडम ने भी बताया कि फीड वाला ही बात है कि उनको कोई बाहर की चीज़ ऐसी फीड करने की कोशिश ना करें, है ना, कि वो भाई एक जंगली है, उनका एक विल्डरनेस उनके बनी रहे, एक उनका एक ह्यूमन हैबिटेशन है, ह्यूमन टच है, ऐसी फीलिंग उनके अंदर ना आए, वो मानव के जो है उसमें ना आए, मतलब प्रभाव में ना आए। हाँ, उनमें विल्डरनेस बनी रहे। तो ये मेरा जो है उसमें एक संदेश है। और बाकी डिपार्टमेंट को सहयोग करें जितने भी उनके कंजर्वेशन एक्टिविटी में। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हो रही गतिविधियों को लेकर के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, खासतौर से जानवरों के ट्रीटमेंट को लेकर, और ख़ासतौर से जो सैलानी आ रहे हैं उनको भी आपने एज ए प्रिकॉशन के रूप में बता दिया। तमाम दर्शक अब जब भी कभी इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे तो इन प्रिकॉशन का पालन करेंगे और वन्य संपदा और वन्य जीवों को सुरक्षित और संरक्षित करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग करेंगे, ताकि वन्य प्राणी भी अपनी ज़िंदगी जी सकें और आप अपनी ज़िंदगी जी सकें। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जब भी कभी आप आते हैं तो गाइड के निर्देश का ज़रूर पालन करें।